हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के अब आपके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि एग्जाम जो होगा वो जून से जुलाई के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं है, क्योंकि फरवरी चल रहा है। देखते देखते ही यहाँ पर आपका जून जुलाई आ जाएगा। फिर फेज 1 की भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो फेज 2 यहाँ पर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और कभी भी ऐसा तो है नहीं कि हमने केवल फेज 1 ही क्लियर करना है। फेज 2 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज अगर हमें मेरिट लिस्ट में नाम लेकर आना है ना। तो इसी के लिए आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर करना है, ईएसआई, एफएम और इंग्लिश यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी कॉन्सेप्ट वीडियोस, कंप्लीट कॉन्सेप्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फ्री, मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रखी है। तो इकोनॉमिक्स का, सोशल इश्यूज का, फाइनेंस का, मैनेजमेंट का सब आपको मिल जाएगा। लेकिन आज जो हमारा यहाँ पर डिस्कशन रहेगा वो थोड़ा पैटर्न से रिलेटेड रहेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में पेपर 1 होता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का। फेज 2 का पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो 50% यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव रहता है। आंसर आपको कीबोर्ड से टाइप करने होते हैं। वो स्टूडेंट जो कि पहली बार आरबीआई देंगे, मैं पहले ही बता देती हूँ, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं होता। पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं होता, ठीक है। आपका यहाँ पर कीबोर्ड यू हैव टू यूज। अच्छा, अब यहाँ पर जो टाइम रहता है वो 30 मिनट्स रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए और 90 मिनट्स रहता है डिस्क्रिप्टिव के लिए। और अगर हम बात करें प्रपोज नंबर ऑफ एमसीक्यूज, तो इस बार जैसे आपके पास 6 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, यहाँ पर किसके लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए, और आपको 4 अटेम्प्ट करने थे। एंड अगर मार्क्स की बात की जाए तो 50-50 यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव के लिए और 50 डिस्क्रिप्टिव के लिए रहता है, टोटल 100। फेज 2 इंग्लिश, यहाँ पर राइटिंग स्किल्स, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स अगेन हमें टाइप करने होते हैं। 90 मिनट्स का टाइम होता है। प्रपोज नंबर ऑफ एमसीक्यूज 3 रहते हैं और 100 मार्क्स यहाँ पर रहते हैं। पेपर 3 एफएम, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, 50% ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आते हैं और 50% डिस्क्रिप्टिव आता है, जिसमें कि आपके पास में 30 क्वेश्चंस यहाँ पर, सॉरी 30 मिनट्स रहते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके पास 90 मिनट्स होते हैं। अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो मार्क्स हैं वो 50-50, टोटल 100 रहते हैं। अब बढ़ते हैं कि किस तरह से हमें इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर रहता है। अगर ईएसआई हम देखें, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, ये करंट अफेयर्स हैवी रहता है। इवन अगर स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस आपसे थोड़ा बहुत पूछा जाता है तो वो भी रेलेवेंट रहता है विद करंट अफेयर्स, जो टॉपिक उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर आपको आंसर्स टाइप करने होते हैं कीबोर्ड पर। तो अगर हम देखें कि भाई 2025 में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वो क्वेश्चंस आए थे जो कि आपके करंट अफेयर्स रेलेवेंट थे डिस्क्रिप्टिव में भी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो ईएसआई, ईएसआई कैसा पेपर आता है आपका, हैवीली ड्रिवन बाय करंट अफेयर्स। क्या करना है, सबसे ज्यादा तो पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, लास्ट 6 से 8 मंथ्स की, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इसके अलावा रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स की बात करें तो फोकस यहाँ पर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और जो अदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और स्कीम्स होती हैं, स्पेशली जैसे वर्ल्ड बैंक कोई रिपोर्ट दे रहा है, आईएमएफ दे रहा है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। फॉर एग्जाम्पल, इस बार हमारे पास में जो रिपोर्ट आई थी वो आई वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। तो क्वेश्चंस जो थे वो हमारे करंट अफेयर्स से होते हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हमारे लिंक्ड टू करंट इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलेबस एरिया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए आपको या तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है, या तो फिर जो कोचिंग्स आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें और अपने यहाँ पर एनालिटिकल आंसर्स को लिख सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पर अगर आप हमारी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सभी इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी आरबीआई की, जिसको मैं अभी यहाँ पर आपको आई बटन दिखेगा उस पर टैग भी कर दूंगी। उसमें आपको मैंने सभी स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम बिल्कुल बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया हुआ है।
और जो आप यहाँ पर मान लो कोर्स खरीदते हैं, तो कोर्स में जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल वही लेक्चर्स हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर देते हैं, मैं एज सून एज यहाँ पर पॉसिबल रिप्लाई भी कर देती हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और क्या आप यहाँ पर 100% रिलाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो अब आप देखेंगे आरबीआई के नोटिफिकेशंस, सेबी पीएफआरडीए के रेगुलेशंस, फाइनेंशियल न्यूज, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूपीआई से रिलेटेड अपडेट्स हो गई, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हो गई, आरबीआई के यहाँ पर सर्कुलर्स तो होते ही हैं, है ना। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि बहुत रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनसे आपको फाइनेंस में क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूं स्टैटिक में, तो आपके पास सबसे पहले हम फाइनेंस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपके पास बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, बाज़ेल नॉर्म्स, अदर टॉपिक जिनको हमने सिलेबस में मेंशन किया है। बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट हाईली स्टैटिक होता है। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट में ज्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं जैसे लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो वहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड आंसर्स यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। जैसे टॉपिक्स मान लो आपके पास में लीडरशिप की कोई थियरी आ गई, तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी या तो आपको कोई केस स्टडी दे दी जाएगी, है ना, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस थियरी के बारे में बात हो रही है या किस इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात हो रही है। तो हमारे पास लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, मोटिवेशन थियरीज होती हैं, अदर टॉपिक्स जो कि मेंशन्ड हैं सिलेबस में, वो सभी आपको कवर करने हैं। अगर आप हमारे ही चैनल के कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, तो आपको यहाँ पर 2 वन शॉट्स वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है पूरा मैनेजमेंट। मैं कभी भी ऐसा नहीं पढ़ाती हूँ कि केवल व्यूअर्स के लिए या फिर व्यूअरशिप लेकर आने के लिए। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे, आपको बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट, सारी थियरीज के प्रोस कॉन्स सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर फेज 2 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है। तो फेज 2 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, 100 मार्क्स का ये रहता है। यहाँ पर राइटिंग स्किल्स होती हैं, ना कि केवल नॉलेज। कंपोनेंट में हमारे पास ऐसे आता है अप्रोक्सीमेटली 400 वर्ड्स का, प्रेसे राइटिंग रहती है और आरसी रहता है। स्ट्रैटेजी कंटेंट, यहाँ पर आपको ईएसआई और फाइनेंस की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप ये प्रिपरेशन करते हैं अलोंग विद दैट, बिकॉज अभी बहुत अच्छा स्टेज है, अगर आप अभी पढ़ना शुरू करोगे तो आई विल पर्सनली रिकमेंड यू इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू योर सिलेबस, जो एडिटोरियल्स आते हैं। ओके, इसके अलावा एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड देन कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की ऐसे डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, फॉर्मल रहना है, कंसाइज रहना है। अगर यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पेन और पेपर पर नहीं कर कर रेदर अपने कीबोर्ड से करो, क्योंकि जो कीबोर्ड आप यूज करते हैं ना, वो तो फिर भी थोड़ी सॉफ्ट कीज होती हैं, बट जो एग्जामिनेशन हॉल में होती है वो तो थोड़ी टफ कीज होती है। तो फर्स्ट यहाँ पर स्पीड मेंशन करने के लिए, मैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस टाइपिंग करनी है आपको यहाँ पर कीबोर्ड पर डेली, ताकि स्पीड बिल्ड हो और आप यहाँ पर थोड़ा सा गेट यूज हो जाओ टू द इंटरफेस। एडिटोरियल रीडिंग की बात करें तो द हिंदू या फिर लाइव मिंट एडिटोरियल्स आपको डेली पढ़ने हैं, और रीडिंग के बाद में आपको इनको समराइज करना होगा, कृषि की प्रैक्टिस या फिर यहाँ पर रीराइट करोगे आर्ग्यूमेंट्स को ऐसे प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे आपने द हिंदू में कुछ चीजें पढ़ी, तो उन लोगों ने यहाँ पर मान लो द हिंदू तो मेजरली आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड थोड़े कॉन्स ज्यादा बताता है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा आप देखेंगे बैलेंस्ड अप्रोच रखता है। तो दोनों न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको प्रोस कॉन्स अच्छे से कवर हो जाएंगे, और अच्छे से कवर होने के बाद में उसको आपको खुद से अपने वर्ड्स में लिखना है। तो आपका एक अच्छा एस्से राइटिंग होगा। अलोंग विद दैट धीरे धीरे ना चीजें आपके दिमाग में फीड होने लगेंगी, तो अब क्या होगा, आपको याद भी रहेंगी, डेटा याद रहेगा आपको, यहाँ पर लैंग्वेज आपको याद रहेगी। तो धीरे धीरे वोकैबुलरी, राइटिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कैसे ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन करनी है, और फिर देखेंगे कैसे डिस्क्रिप्टिव के लिए करनी है। तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, एफएम में फोकस करो मैनेजमेंट सेक्शन पर। सबसे पहले मैनेजमेंट क्यों करना है, देखो एक तो मैनेजमेंट है प्योरली थियोरेटिकल, दूसरा मैनेजमेंट में कोई थियरी है, आरबीआई सर्कुलर कोई है, आज कुछ है, ठीक है, हो सकता है 6 महीने बाद चेंज हो जाए, लेकिन मैनेजमेंट की थियरी हर दूसरे दिन तो चेंज हो नहीं रही। तो क्योंकि ये स्टैटिक है और हाई स्कोरिंग है,
आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छा स्कोर गेन करने की एक अपॉर्चुनिटी देकर जाता है। फाइनेंस में आपको बेसिक समझने हैं। देखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप लोग ना अगर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, न्यूज़पेपर समझना चाहते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपको लाइव मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड या हिंदू इकोनॉमिक लाइंस कुछ भी पढ़ना है, तो उसमें आपको क्या होगा, आप ना पहले थोड़ा-सा फाइनेंस पढ़ लो। जब आप थोड़ा फाइनेंस पढ़ लोगे, अब आपके सामने एक टर्म आया फ्यूचर, तो आप उसको फ्यूचर को समझ पाओगे कि कौन से फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए ना फाइनेंस हमें समझ में आना चाहिए। जब हम जीडीपी, जीवीए, फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस कंपेयर कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स हमें पता होना चाहिए। तो फाइनेंस के लिए आप बेसिक्स पढ़ो फाइनेंशियल सिस्टम के, आरबीआई के सर्कुलर्स पढ़ो, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स को अच्छे से पढ़ो और आरबीआई एकेडमी के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, यू कैन 110% रिलाई ऑन दोज लेक्चर्स। यहाँ पर अगर सेबी का एग्जाम काफी स्टूडेंट्स ने हमारी साइड से दिया है, दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर फेज 1, हमारे साथ में फेज 2। अब आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ सेबी इज इवन डिफिकल्ट, राइट? देन यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा जो आरबीआई का है, तो वो बच्चों को समझ आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको तो समझ में आएगा ही। और फाइनेंस भी यहाँ पर मेरी बहुत स्ट्रेंथ लगती है मेरे को, तो अगर आप अच्छे से समझेंगे समझ में आएगा। कोई डाउट है आप कमेंट करेंगे, मैं आपको देन एंड देयर बता दूंगी। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल टर्म्स में डिवाइड कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर आपको ना फाइनेंस एकदम ही, मैं बोल रही हूँ, बटर लगेगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि फाइनेंस पहली बार पढ़ रहे हो। जिन लोगों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, स्पेशली उनके लिए आपको लगता होगा कि ये तो हमें नहीं समझ में आएगा, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरे को पता है आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो मैंने पढ़ाया भी वैसे है कि अगर आपका बैकग्राउंड है तो वो स्ट्रांग हो जाए, और अगर बैकग्राउंड नहीं है तो आपको बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल सभी चीजें उसी लेवल पर समझ आए, ताकि यहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने अमंग द स्टूडेंट्स। फिर आता है ईएसआई। तो स्टैटिक पोर्शन देखो बहुत कम आता है, बट एज आई सेड, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर, और कभी क्या होता है एग्जाम में ना, जैसे इस बारी क्या हुआ, जीए में थोड़ा सा चेंज कर दिया पैटर्न, ईएसआई में भी चेंज कर धीरे धीरे स्टैटिक को थोड़ा एंटर करा देंगे। तो अब हमें पता होना चाहिए, अब इन्फ्लेशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ग्रोथ मेजरमेंट कैसे होगी, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो एटलीस्ट हम एक बार वीडियोस देखेंगे, सारा अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि कोई शॉक भी ना लगे, साथ में ऐसा भी ना हो कि हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड यहाँ पर ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। जैसे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में मैं बोलूंगी कि अगर आप 100% टाइम दे रहे हो, तो आप 50% टाइम ईएसआई में दोगे स्टैटिक के ऊपर, ओके? और धीरे धीरे इस टाइम को कम ही करते जाओगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन फाइनेंस और मैनेजमेंट ऑफ कोर्स 2 से 3 बार रिवीजन कर लोगे अभी एग्जाम से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि कोर्सेज खरीदे नहीं खरीदे, अरे फ्री वीडियोस हैं, आपको पता है, आप रिलाई कर सकते हो, कर कर देखो ना, एक बारी पढ़ कर तो देखो बच्चा। तो यहाँ पर हमारे पास में डेफिनेशन समझनी है, ताकि आप उनको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में अप्लाई कर पाओ। अब अगर इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन में एक अच्छी सी डेफिनेशन आपने लिख दी, तो अच्छे स्कोर आएगी। तो इसीलिए आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज को भी अच्छे से समझना है। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन के ऊपर मान लो एक डिस्क्रिप्टिव पर आंसर आ गया आपके ऊपर, किसी रिपोर्ट से रिलेटेड भी आ गया, तो अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन कितने टाइप्स के हैं, किस तरह होते हैं, रीजंस क्या है, वो सब आपको पता है और बेटर आंसर्स लिख पाओगे, ठीक है? तो नॉलेज को हमें यहाँ पर अपनी पुट डाउन करना है, तो उसको नॉलेज को भी तो गेन करना होगा ना। चलो करेंट अफेयर्स की बात करते हैं। करेंट अफेयर्स क्या है? गेम चेंजर है। तो आपको सबसे पहले तो अलग यहाँ पर हम मैगजीन्स प्रोवाइड करते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आप कहेंगे मैम आप कोर्स बेचने लग गई, तो नहीं, कोर्स नहीं बेच रही हूँ। हम यहाँ पर आप लोगों को 1 से 15 तारीख तक के, अभी तक क्या करते थे, यहाँ पर करंट अफेयर्स एक साथ देते थे। तो एक हम फाइनेंस का अलग से वीडियो बनाते थे, एक पीआईबी इन न्यूज, लेकिन अब हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया, ईएसआई के लिए अलग से देते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए अलग से, फाइनेंस के लिए अलग से, रिपोर्ट्स हम अलग कवर करते हैं, ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंसिवली आपका पूरा कवरेज कर लेते हैं। पीआईबी में हम बाकी न्यूज़पेपर्स को भी रखकर चलते हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड पीआईबी न्यूज, आरबीआई सर्कुलर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स हमारी साइड से मिल जाती हैं। और क्या करना है? फोकस करना है डीपली मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स के ऊपर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो ये यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। इनसे रिलेटेड आपको जो स्कीम्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ना है। अब स्कीम्स को पढ़ने के 2 फायदे हैं। एक तो अगर क्वेश्चन आ गया करेंट अफेयर्स रिलेटेड, वो आप सॉल्व कर पाओगे ऑब्जेक्टिव।
दूसरा, जब आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो तो यहाँ पर इनको मेंशन करना सीख जाओगे, ठीक है। अब रिपोर्ट्स की बात करें तो कुछ की डेटा पॉइंट्स तो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। देखो हर चीज नहीं समझी जा सकती, कुछ चीजों को रटना भी पड़ता है। तो जो इम्पोर्टेंट डेटा है, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या हैं वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर। आप उनको रटोगे, अच्छे से पढ़ना। यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, जैसे कि आपकी यहाँ पर एनएफएचएस से आती है, पीएलएफएस होती है, रिपोर्ट जो अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज लेकर आते हैं। फिर हमें प्रिपरेशन करनी है ईएसआई और एफएम के डिस्क्रिप्टिव की। अब डिस्क्रिप्टिव अगर हमें पढ़ना है तो डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर मैं हमेशा बोलती हूँ एक चीज कि डिस्क्रिप्टिव हमारे लिए एक स्किल है, और एक स्किल हमें ओवर द टाइम आती है, और जितना हम उस स्किल पर काम करते हैं वो स्किल उतनी अच्छी होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को गाने का शौक होगा, कुछ को ड्राइंग का शौक होगा, तो आपने धीरे धीरे, ऐसा तो है नहीं एक ही दिन में सब कुछ सीख लिया होगा, धीरे धीरे सीखा होगा। और हर बार जब भी आप ड्रॉ करते होगे या सिंगिंग करते होगे, कुछ नया सीखते होगे और बेटर होता होगा, इम्प्रोवाइजेशन होता रहता होगा। तो वैसे ही डिस्क्रिप्टिव है। अगर आज शुरू करोगे और लगातार 6 महीने करोगे, तो उस 6 महीने में आज हो सकता है आप एक लाइन लिखने में भी 10 मिनट सोच रहे हो, और 6 महीने बाद क्या होगा, आप पूरा एक ऐसे लिख दोगे, और वो ऐसे इतना खूबसूरत बनेगा आपके सामने कि एग्जामिनर कैसे मार्क्स नहीं देगा। तो उसके लिए ना यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें अपने आप में उस स्किल के बेसिक्स को समझना होता है, उसके नुआंसेस को समझना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग किसके बारे में है, ये है कंटेंट, स्ट्रक्चर और टाइपिंग स्पीड। अब 4-4 क्वेश्चंस आपको कर आने हैं डिस्क्रिप्टिव के, 4 ईएसआई में, 4 एफएम में। तो अगर ये 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस, सॉरी डिस्क्रिप्टिव आपको करने हैं, तो 4 क्वेश्चंस के लिए स्पीड मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। तो कंटेंट जनरेशन के लिए आपको फॉर्डर मटेरियल चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि अलग से बुक्स पढ़ोगे डिस्क्रिप्टिव के लिए। आपको क्या करना है, जो कंटेंट आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे हो, जैसे स्कीम्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, अब यही आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसी को आपको अब क्या करना है, देखो एक चीज होती है, मैंने यहाँ पर कुछ पढ़ा तो आई नो अबाउट समथिंग, लेकिन जब मैं आपको उसे पढ़ा रही हूँ तो मेरा एक तरीका होगा कि वो चीज आपको समझ में आए। आपको क्या करना है कि मुझे कितनी नॉलेज है, आपका मेन कंसर्न है कि जो नॉलेज आपके काम की है वो मैं आपको ठीक से डिलीवर कर पाऊं। सेम आपका एग्जामिनर है, तो एग्जामिनर को यहाँ पर, अगर आप मेंस देने जा रहे हो, ये पता है कि आपको नॉलेज अच्छी है, लेकिन वो अकेले आपको नहीं है, आपके जैसे 10 बच्चे और हैं, 100 बच्चे और हैं, हजारों बच्चे एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पर जो आपकी नॉलेज है उसको आप कैसे अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करते हो, वो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बताता है। आप कितने कंसाइज मैनर में, कितनी टू द पॉइंट बात कर सकते हो, ये बताता है। समझ में आया। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल तो हमारे पास अवेलेबल है, हम ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं, काम हमें यही आएगा। तो अब आरपी एकेडमी क्या करता है, यहाँ पर हम आपके लिए 1 पेज नोट्स देते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ट्रेंडिंग ऐसा ट्रेंडिंग वाला नहीं कि पॉलिटिक्स पर क्या डिस्कशन हो रहे हैं, नो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू योर सिलेबस दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। फॉर एग्जांपल ग्रीन फाइनेंस, एआई बैंकिंग में, जेंडर बजटिंग। तो यहाँ पर ये जो नोट्स होते हैं, इसमें हम आपको किस तरह का एक स्टैंडर्ड इंट्रो होना चाहिए, डेफिनेशन, डेटा, फैक्ट्स क्या होने चाहिए, प्रोस कॉन्स क्या होने चाहिए, चैलेंजेस या सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, कौन सी कमिटीज के नाम आप लिख सकते हैं, एक्सपर्ट्स की कोटेशंस अगर आप कर पाते हो, तो ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। देखो एक अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर है ना, तो उसमें हमें एक इंट्रोडक्शन से लेकर उसकी बॉडी में उसका यहाँ पर जो कंक्लूजन है, और हर एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। हम ऐसा नहीं है कि एक लाइन के ऊपर एक पैराग्राफ लिख दें, हम यहाँ पर कम शब्दों में ज्यादा बातें कहते हैं, ना कि ज्यादा शब्दों में कम बातें। तो वो जो एक स्ट्रैटेजी होती है, वो जो एक स्किल होती है, दो हमें लगता है कि हमें आती है, बट अगर आप कभी भी, मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ, ठीक है, और आप फर्स्ट टाइम अगर एक आंसर लिखने बैठोगे ना, यू विल बी वेरी कंफ्यूज कि आखिर इसको लिखना कैसे है। तो इसीलिए जरूरी है कि इसको आप अच्छे से यहाँ पर अपनी स्किल को शार्पन करो, इसको, इस पर काम करना शुरू करो। क्योंकि देखो ये चीज तो सच है कि अगर नोटिफिकेशन आया आज, ठीक है,
और कल से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। नाउ यू विल बी कंफ्यूज कि फेज 1 पहले करें, फेज 2 करें, फिर डिस्क्रिप्टिव कैसे मैनेज करें। लेकिन क्योंकि हमारे पास में अभी अच्छा खासा समय है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 5 to 6 मंथ्स हमारे पास है नोटिफिकेशन आने में, और 5 से 6 महीने मैं अपनी नॉलेज को इतना अच्छा कर लूं कि मुझे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कहाँ से शॉर्टकट में पढ़ लूं कि एग्जाम क्लियर हो जाए, ये सब टेंशन नहीं रहेंगी। मेरा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होगा कि यहाँ पर बिल्डिंग तो अपने आप ही बहुत अच्छी बनेगी। तो हमें वैसा कुछ करना है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर आंसर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आंसर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे IBC मॉडल हमें यूज करना है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं, देखो इंट्रोडक्शन हमारे पास अलग अलग तरह से स्टार्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर या तो आपने कोई डेफिनेशन दी, मान लो ग्रीन फाइनेंस आ गया या ग्रीन वॉशिंग आ गया, तो ग्रीन वॉशिंग यहाँ पर क्या होता है आपको पहले वो बताना चाहिए। या फिर कोई शॉकिंग स्टैट्स आप दे सकते हैं, कोई रीसेंट न्यूज, ठीक है, रीसेंट रेलेवेंट न्यूज यहाँ पर आप दे सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और अपना इंट्रोडक्शन देंगे। फिर बॉडी में आपको 3 से 4 पैराग्राफ यहाँ पर लिखने होते हैं, जिसमें कि क्लियर सब हेडिंग्स होनी चाहिए। बुलेट पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं ताकि रीडेबिलिटी बने, और इंश्योर करो कि पूरे के पूरे जो यहाँ पर सेंटेंसेस आपके बन रहे हैं, चाहे आप पॉइंट्स में लिख रहे हो लेकिन फुल सेंटेंसेस कवर कर रहे हो। और ये जो बॉडी है, इस बॉडी में उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अच्छी यहाँ पर जो देखो, एक तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया, we don't have to beat around the bush or we don't have to write everything we know, what we have to write जो पूछा गया है, तो वो सारी चीजों पर हमें बॉडी में काम करना होता है। अब कंक्लूजन की बात करें तो समराइज करेंगे मेन पॉइंट्स को यहाँ पर, या फिर एक वे फॉरवर्ड देंगे। कभी भी हम कंक्लूजन एक नेगेटिव पॉइंट पर या फिर एक पैसिमिस्टिक व्यू पॉइंट से खत्म नहीं करते हैं। या तो हम एक बैलेंस कंक्लूजन देते हैं, या तो फिर हम एक वे फॉरवर्ड देते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव थिंग्स, सॉल्यूशंस क्या है। वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक शो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अचीविंग द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल, तो हम यहाँ पर किस तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं, क्या हमारे एक्शंस हो सकते हैं, क्या हमें इंप्रूवमेंट्स लाने हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। नाउ हाउ टू प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो अब आपको ये पता है कि आरपी एकेडमी पर इवैल्यूएशन सर्विसेज दी जाती हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर आप लोगों को ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस देते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देंगे। जैसे हमने आज यहाँ पर आपको एक टॉपिक बताया कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है। इनिशियली हम ऐसे शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हैं अपनी आंसर राइटिंग के साथ, वैसे वैसे स्ट्रैटेजी भी चेंज होती जाती है। तो यहाँ पर हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आज एक क्वेश्चन दिया, उसका आंसर आप हमें लिख कर देंगे, हम उसको पूरा का पूरा इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने के बाद फीडबैक आपको देते हैं, और आपको यहाँ पर फिर दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसको एक बार अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से रहता है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो वो सारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे रखी है। बट जैसा मैंने बोला कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर फैसिलिटी है। तो बेसिकली हम यहाँ पर कीबोर्ड रूल लेकर चलते हैं। कभी भी हम बोलेंगे कि आप पेपर पर प्रैक्टिस नहीं करोगे। एक्चुअल एग्जाम जो है वो आपका कंप्यूटर पर है, तो कंप्यूटर पर करो। आपके पास में एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का यूज करो। जब भी आप कुछ यहाँ पर लिखोगे, वर्ड्स लिखोगे, नीचे आपको वर्ड्स का पता चलता रहेगा कि कितने वर्ड्स आपके हो गए, ठीक है। स्टॉप क्लॉक लगा लो और फिर यहाँ पर काम करो। एक स्टैंडर्ड स्लाइटली हार्ड कीबोर्ड जो आता है ना आपका, हार्ड की वाला, वो आप कीबोर्ड खरीद सकते हैं ताकि एग्जाम सेंटर एनवायरनमेंट आपको मिले, वो जो अलग से आप यूज कर लेते हैं। प्रैक्टिस करोगे डेली यहाँ पर टाइपिंग की 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स निकालना, अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट अगर आप एक नॉन वर्किंग एस्पिरेंट हो उतना मुश्किल नहीं होगा, और 30 मिनट आपको निकालने ही पड़ेंगे। अब डेली यहाँ पर 1+1 स्ट्रैटेजी रहती है, तो आपको एडिटोरियल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो आज इंडियन एक्सप्रेस का आपने कोई एडिटोरियल पढ़ा, या लेटेस्ट से द हिंदू का पढ़ा। अब ये टॉपिक या फिर आप हमारे आरपी एकेडमी के मटेरियल से भी पढ़ सकते हो, इफ यू हैव परचेज्ड अवर कोर्स और टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पर आपके पास में आपको एक आंसर लिखना है, ईएसआई या फिर एफएम का इवनिंग में, ठीक है। अब आपने मॉर्निंग में पढ़ा था, मॉर्निंग में कुछ पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, कुछ शायद आप भूल भी गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे इसी तरह से रियलिटी में भी होगा ना
कि आपने जो चीज 1 महीने पहले पढ़ी है, एग्जाम में हो सकता है उस पर क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सॉल्व तो करना ही है। तो इसीलिए धीरे धीरे हम यहाँ पर अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि वो नॉलेज रिटेन कर कर रखे। और एक समरी यहाँ पर, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड। सो यहाँ पर अब आपके पास में टाइम लिमिट कैसे है, 15 मार्क्स का 600 वर्ड्स में आपको 20 से 22 मिनट में लिखना होगा, टाइप करना होगा। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें कि 400 वर्ड्स हैं, वो आपको 12 से 15 मिनट में करना है। रिव्यू एंड इवैल्यूएशन, तो आंसर्स आप आरपी एकेडमी इवैल्यूएशन प्रोग्राम में अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ इवैल्यूएशन चेकलिस्ट में आपको ये चेक करना होगा कि जैसे अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है क्या मैंने क्वेश्चन के सभी जो पार्ट्स थे सबको कैटर किया, सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए, और डिड आई इंक्लूड एटलीस्ट 2 डेटा पॉइंट्स या रिपोर्ट्स, कम से कम 2 रिपोर्ट्स के बारे में मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड मेंशन किया है, या 2 डेटा पॉइंट्स को ऐड किया है या नहीं किया। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर देखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपने डजंट के साथ में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर एस लगा दिया हो, राइट। तो इस तरह की ग्रामेटिकल एरर्स बच्चे बहुत कमिट करते हैं। मैंने बहुत सारे सेबी में ना भी आंसर्स जो हैं चेक किए हैं। मैं तो उन बच्चों के भी किए थे जिन्होंने हमारे प्रोग्राम्स नहीं लिए थे। तो मैं सच में बता रही हूँ, इतनी सारी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स हो जाती है ना। कुछ तो बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट जब वो टाइप करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। तो स्ट्रिक्टली आपको इनको अवॉइड करना है, और इसीलिए ना अगर आप 6 महीने की प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे खुद हट जाएंगी। पता है बहुत छोटी छोटी एरर्स होती हैं, जैसे फुल स्टॉप के बाद में स्पेस लगाना है, बच्चे वही नहीं कर रहे हैं, तो ये इस तरह के एरर्स हो जाते हैं। या फिर मान लो कोई टॉपिक आ गया, फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, जेंडर, यहाँ पर मान लो जेंडर पे, ठीक है, जेंडर पे से रिलेटेड आपको पता है बहुत कुछ आप पढ़ते रहते हो, लेकिन अगर मैं अभी आपको इस मोमेंट पर बोलूं कि अच्छा मुझे 5 पॉइंट्स बता दो जेंडर पे से रिलेटेड, या फिर इसमें कोई एक रिपोर्ट के बारे में बता दो, एक रिपोर्ट का डेटा दे दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं याद कर पा रहे हैं। तो ये ना स्किल होती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये ना स्किल होती है। स्किल किस चीज की, स्किल यहाँ पर अपनी जो नॉलेज है, ठीक है, उसको प्रॉपरली आंसर में एक तरीके से आप बोल सकते हैं छापने की, प्रिंट करने की, लिखने की, शो करने की। आपका इवैल्यूएटर आपसे 1 to 1 बात नहीं कर रहा, वो आपके डिस्क्रिप्टिव को चेक कर कर आपसे डिस्कस कर रहा है। वो देख रहा है आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, कितने कंसिस्टेंट हो, कितने कैसा लॉजिकल फ्लो रहता है आपका। बहुत सारी स्किल्स आपकी वो आपके केवल आंसर से चेक करता है। इसीलिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें ना, बच्चों के जो मार्क्स आते हैं डिस्क्रिप्टिव में, वो 50 में से आपको देखने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पर 30, 32, 35 कुछ ऐसे आ गए। लेकिन जो स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर करते हैं, जो मेरिट लिस्ट में होते हैं, उनका आप स्कोर देखेंगे तो उनका अप्रोक्सीमेटली 40 तक चला जाता है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के 25 मार्क्स तक आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि नॉलेज यहाँ पर किसी को ज्यादा है किसी को कम है, लेकिन नॉलेज को कैसे अपना डिस्क्रिप्टिव में लेकर आना है, ठीक है, वो आपका है। देखो ये अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग मैं बोलूं कि ना, यहाँ पर आपके लिए जब आपके पास वो बॉक्स बनकर आता है ना एग्जाम में, वो क्या है, एक कैनवस है, ठीक है। अब आपको अपने थॉट्स, अपनी पेंटिंग जो है उस कैनवस पर उतारनी है। यहाँ पर आपको टॉपिक दिया होगा और तब आपको उसको लिखना है। तो अगर आप सोचे कि भाई मैं तो डायरेक्टली एग्जाम में जाकर लिखाऊंगा या लिखाऊंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो, कोई भी अपने मन से एक टॉपिक उठाओ और लिखने बैठ जाओ, फिर मुझे बताना कितना अच्छा आप खुद से लिख पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा-सा यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे कोर्स की। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का कोर्स है हमारा। तो हम आपके लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रोग्राम है जो कि 14 फ़ेब से स्टार्ट हो चुका है। तो ऑफ कोर्स इतना कोई डिले भी नहीं है। यहाँ पर हम एक प्राइवेट ग्रुप बना लेते हैं। उस प्राइवेट ग्रुप में हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैसे होगा, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, आप उस क्वेश्चन के बारे में आंसर्स जो हैं हमें सबमिट करते हैं। अपना एमएस वर्ड पर टाइप करोगे आप, या फिर हमें डॉक्यूमेंट या पीडीएफ के फॉर्मेट में उसको अपलोड कर दोगे हमारे पोर्टल पर। फिर हम उसको यहाँ पर अच्छे से सारा आंसर रीड करते हैं, उसमें क्या क्या आपके इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स हैं, कैसा फीडबैक है, अच्छा खराब दोनों चीजें हम आपको बताएंगे, कैसे आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पर आपको एक आंसर में इतना अच्छे से सारा फीडबैक दिया जाता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हम आपको एक मॉडल आंसर देते हैं उस क्वेश्चन का, ताकि आपको समझ में आए कि आप कैसे और लिख सकते थे बेटर,
एक तो हुआ हमने फीडबैक दिया, एक हमने मॉडल आंसर भी दिया आपको साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर ईएसआई एफएम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रोग्राम है हमारा, जिसमें कि आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज, हम मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स नहीं देते हैं। करंट अफेयर्स बेस्ड आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मिलेगी, लेकिन करंट अफेयर्स की पीडीएफ नहीं मिलती है, और मॉक टेस्ट भी हम आपको नहीं देते, और मॉक टेस्ट की यहाँ पर आपको जरूरत भी नहीं रहेगी एज सच, क्योंकि हम आपको एवरी ऑल्टरनेट डे एक क्वेश्चन देंगे, आप उसका आंसर लिखोगे। तो कंप्लीट कवरेज करेंगे ईएसआई का, एफएम का और इंग्लिश का। आंसर के स्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा, कंटेंट को कैसे एनरिच करना है, और प्रेजेंटेशन। अगर आप सोच रहे हो आप हर ऑल्टरनेट डे पर प्रैक्टिस करोगे, आपके कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस हो चुके होंगे, कितना डेटा आपको याद हो चुका होगा। ऐसा तो है नहीं कि 3.57 को आपको डिस्क्रिप्टिव में 3.57 लिखना है, आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3.50 भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो ऑफ कोर्स उतना आपको ना यहाँ पर कंटेंट एनरिचमेंट हो जाएगी कि आपका आंसर ना बहुत अच्छे स्कोर्स गेन करेगा। मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगी कि किस तरीके से जो इस प्रोग्राम में हमने क्वेश्चंस करवाए थे वो एग्जाम में रिपीट हुए हैं, और हमारे स्टूडेंट्स के स्कोर्स भी मैं आपके साथ रिवील करूंगी। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आएगा कि कितना बड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है। अच्छा, ये यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी के मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए स्ट्रिक्टली डिजाइन किया गया है, जिसमें ईएसआई, एफएम और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तीनों को बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। बैच हमारा ऑलरेडी 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वैलिडिटी इसकी कब तक रहेगी? जब तक आपका आरबीआई ग्रेड बी 2026 का मेंस एग्जाम नहीं हो जाता कंप्लीट, तब तक ये आपका वैलिड रहेगा। और प्रोग्राम की फी यहाँ पर 1499 रुपीज ओनली रहेगी, लिमिटेड पीरियड ऑफर ये आपका रहेगा। और ये उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हाई स्कोर्स रखना चाहते हैं और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये कोर्स खरीद लूं, मैं वो कोर्स खरीद लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, डिस्क्रिप्टिव नहीं करोगे बच्चे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपको कई बार यहाँ पर ना क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से नहीं समझ आते। जैसे इस बार हुआ, इतना टफ ऑब्जेक्टिव था, लेकिन जिन बच्चों का डिस्क्रिप्टिव अच्छा था उनका ओवरऑल पेपर भी अच्छा चला गया। तो यहाँ पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको एक अच्छा स्कोर, इतना अच्छा स्कोर गेन कराएं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम हो। केवल एग्जाम क्लियर करना यहाँ पर हमारा गोल होता है, ना कि फेज 2 क्लियर करना, ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंचना नहीं। हमारा काम है मेरिट लिस्ट में नाम लाना, और मेरिट लिस्ट के लिए हमें फिर उस लेवल की मेहनत करनी होगी। ऑल्सो आप प्रिपरेशन कर रहे हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बैंकिंग में ना इसको आईएएस का एग्जाम बोला जाता है, तो थोड़ा प्रिपरेशन का भी ना फोकस वैसा ही जाएगा। साथ में हम आपके लिए फेज 1 और फेज 2 के फुल कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको फेज 1 जीए मॉक्स दिए जाते हैं। जीए की सभी फाइल्स हमारी डाउनलोडेबल होती हैं, जीए एज इन करंट अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मंथली जीसीए मैगजीन्स आपकी रहती है, 6 पार्ट में आएगा, पीआईबी, ईएसआई, ठीक है, फाइनेंस न्यूज, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड के सर्कुलर्स अलग से, रिपोर्ट्स और स्कीम्स। इसके अलावा हम आपको हर महीने 150 एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देते हैं बेस्ड ऑन मंथली करंट अफेयर्स। मॉक टेस्ट की बात करें तो 10 फुल लेंथ फेज 1 मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, जो कि नोटिफिकेशन के बाद में अवेलेबल हैं। फेज 2 फुल कंटेंट एंड मॉक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ईएसआई, ठीक है, ईएसआई और एफएम दोनों के टॉपिक वाइज हाईलाइटेड नोट्स मिलते हैं, और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलते हैं। टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रेफरेंस के लिए मिलते हैं, टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, इवैल्यूएशन और फीडबैक। तो अगर आप हमारा ये फुल कोर्स लेते हैं तो आपको अलग से डिस्क्रिप्टिव कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस यहाँ पर इसके साथ में ही आपको मिलेगी। फेज 2 के यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, तो 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें 5 ईएसआई, 5 ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे एफएम के, ठीक है, 5 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, 5 ईएसआई डिस्क्रिप्टिव, 5 एफएम डिस्क्रिप्टिव, और साथ में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं हमारे ये जो भी आंसर्स हैं, मॉडल आंसर्स, ठीक है, तो वो भी आपको हम साथ में देंगे। अच्छा, जो नोट्स हमारे कोर्सेज में होते हैं, करेंट अफेयर्स के नोट्स डाउनलोडेबल भी हैं, प्रिंटेबल भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हमारे स्टैटिक के नोट्स ना डाउनलोडेबल मिलेंगे ना प्रिंटेबल मिलेंगे। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग, वो क्या है कि जितने भी आपके नोट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर
ये नोट से बेसिस ऑलरेडी सारी क्लासेस यूट्यूब पर मैंने स्टैटिक की कवर कर ली हैं। करंट अफेयर्स की हम टाइमली क्लासेस यहाँ पर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको वीडियो कोर्स नहीं मिलेगा। दिस इज अ पीडीएफ कोर्स ओनली। अगर स्टैटिक की आपको क्लासेस देखनी है यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। कोई और एक्स्ट्रा टॉपिक होता है, सिलेबस में कुछ इंक्लूजन होता है, कोई क्लास में आपको दिक्कत आ रही है, आपको यहाँ पर समझना है, तो वो सारी वीडियोस मैं आपको दे सकती हूँ। दैट्स नॉट एन इशू फॉर मी। बट यहाँ पर डेफिनेटली सारी चीजें यूट्यूब पर फ्री रहती हैं, क्योंकि मैं डिस्क्रिमिनेट अमंग स्टूडेंट्स नहीं करना चाहती। ओके, चलिए। अच्छा, ये जो कोर्स की वैलिडिटी होगी ये आपकी मेंस एग्जाम तक रहेगी, और अगर आप इंटरव्यू तक जाएंगे तो हम इंटरव्यू तक इसकी आपकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर देते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि हमें एक गाइडेड प्रिपरेशन चाहिए, क्या चाहिए? एक गाइडेड प्रिपरेशन। लेक्चर्स तो सभी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रिपरेशन, जहां पर मैं अपनी प्रिपरेशन अगर आज से शुरू करूं तो कोई मुझे बताता रहे कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कहाँ मैं सही जा रही हूँ, क्या आगे करना चाहिए, वो सारा एकदम यहाँ पर डायरेक्शन वाला अगर प्रिपरेशन चाहिए तो आप हमारा आरबीआई ग्रेड बी का मेंटरशिप कोर्स ले सकते हैं, जहां पर हमारे डिस्क्रिप्टिव कोर्स और फेज 1 फेज 2 के कोर्स की तो सभी डिटेल्स मिलेंगी ही, लेकिन अलोंग विद दैट यहाँ पर हम आपके साथ में 1-to-1 जूम मीटिंग्स करते हैं। 1-to-1 जूम मीटिंग्स या फिर गूगल मीट, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। कुछ लोग फोन कॉल्स पर भी करना चाहते हैं तो वो भी हम कर लेते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर आपको हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट एस्से के टॉपिक्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, फॉर्डर मटेरियल, ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस मिल जाती है। मेंटरशिप में आपको वीकली एक सेशन हम लेते हैं, ठीक है? और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो एक सेशन आपका 2 सेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा हर हफ्ते, जिसमें कि हम आपको यहाँ पर शेड्यूल्स देते हैं, और पूरा का पूरा जो शेड्यूल होता है सेशन वो ईमेल के थ्रू हम करते हैं। पर्सनलाइज शेड्यूल्स, टास्क आपको मेंटोर की साइड से मिलते हैं। जब आप एक टास्क कंप्लीट करोगे तभी आपको नेक्स्ट टास्क असाइन किया जाता है। ये हमारी तरफ से एक स्ट्रिक्ट प्रोग्राम रहता है। हम ऐसा नहीं करते कि हमने आपको प्रोग्राम में बोल दिया अच्छा आज ये पढ़ लेना, कल ये पढ़ लेना, अब आपने पढ़ा तो नहीं पढ़ा, आपका हेडेक है। नहीं, आपको पढ़ना है, आपको हमें बताने कि आपने टास्क कंप्लीट किया, तभी हम आपको थर्ड टास्क देंगे। थोड़ा यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस हमारी तरफ से रहेगी। तो अगर आप जेन्युइनली बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर हमारे चीजों को फॉलो कर सकते हैं तो ही इस प्रोग्राम को लेकर चलना। फाइन। दूसरा, यहाँ पर ये जो आपका पूरा बैच रहेगा, जो मेंटरशिप कोर्स रहेगा, इसमें आपको गाइडेंस वो लोग देंगे जिन्होंने आरबीआई का इंटरव्यू तक यहाँ पर दे रखा है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में कोर्स आपको केवल तभी परचेज करना है, इसमें स्पेशली मेंशन भी है ये लाइन कि अगर आप हमारे गाइडेंस को फॉलो करते हैं। स्पेशल टेस्ट यहाँ पर होते हैं मेंटरशिप कोर्स के लिए, तो बाई वीकली इवेल्युएटेड टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं, रियल एग्जाम डिफिकल्टी लेवल को हम फॉलो करते हैं, और जो आपकी यहाँ पर परफॉर्मेंस रहती है उसको भी हम देखते हैं, मॉक्स को एनालाइज कर कर आपको समझाना कहाँ आप गलत कर रहे हो, कैसे इंप्रूवमेंट करना है, वो सब चीजें हम आपको कर कर देते हैं। 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर, 5 ईएसआई ऑब्जेक्टिव, 5 ईएसआई डिस्क्रिप्टिव, 5 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, 5 फाइनेंस ऑब्जेक्टिव और 5 फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव प्रोवाइड किए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको नोट्स मिलते हैं डाउनलोडेबल, ईएसआई, यहाँ पर फाइनेंस, इसके अलावा आरबीआई के सर्कुलर, सेबी, नाबार्ड के सर्कुलर्स, रिपोर्ट, स्कीम्स, सबकी अलग अलग पीडीएफ आपको दी जाती है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर फेज 1 जी और फेज 2 का फुल कोर्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, उसमें एक चीज रह गया था, इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स और फॉर्डर मटेरियल भी हम आपको देते हैं। तो अगर आप हमारे कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको rpaacademy.co.in पर जाना होगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना तो आप हमें आरपीए एकेडमी यहाँ पर सर्च करेंगे, हम आपको मिल जाएंगे। आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई सेबी, नाबार्ड डिस्क्रिप्टिव कर हमारा ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ठीक है? अपने दोस्तों को बताना कि इतने अच्छे से हम आप लोग को प्रिपरेशन कराते हैं, और चैनल को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।